बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे जी 5/26 की यानी मई 26 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पास नेशनल इवेंट्स भी मौजूद हैं और इंटरनेशनल भी डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है औरंगजेब साहब जो है वो हमारे जो वज़ीर खजाना है वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो बजट आएगा वो एक स्ट्रेटेजिक बजट होगा। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सोचा समझा हुआ एक बजट होगा कि उससे पहले शायद सोचा समझा नहीं था, लेकिन इस बार जो है वो शायद आवाम के लिए कुछ नया जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक बजट क्या है और उनके क्या एम्स हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक बजट कैसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो 4 ममालिक के दौरे पे निकले हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो है उन्होंने तुर्की का जाके शुक्रिया अदा किया, पाक इंडिया टेंशन के दौरान उन्होंने हेल्प की है, तो वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल इवेंट्स पे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रंप की जो सऊदी डील है, जो आर्म डील है खास करके, उससे इसराइल को काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो क्या एक्चुअली में जो है हम ये देखेंगे कि भाई इसराइल जो है उसको इससे इम्पैक्ट आएगा, इसको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है इसराइल के अंदर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस ईरान टॉक्स की, और उसमें हम देखेंगे कि क्या जो है वो नया बयान आया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट्स हो रही हैं। 2 दिन पहले जो है वो नेक्स्ट लास्ट फ्राइडे को जो है वो रोम के अंदर 5th जो है वो मीटिंग हुई थी, जो कि फिलहाल कहा गया था कॉम्प्लिकेटेड है, कि अभी तक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ नई जो है वो बयानबाजी आई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसराइल रिजेक्ट्स लेटेस्ट प्रपोजल होस्टेजेस सीज फायर डील। इसराइल जो है उसने दोबारा से जो एक डील उसके सामने रखी गई थी उसको दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। देखेंगे वो डील क्या है, क्यों रिजेक्ट किया। उसके बाद स्पेन के अंदर जो है वो यूरोपियन और अरब जो नेशंस हैं उनका जो है वो एक इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है वो गजा के ऊपर बातचीत की गई और कहा गया कि हम ज्यादा ज्यादा प्रेशर देंगे इसराइल को कि वो किसी तरह से गजा को जो है वो उसकी सीज फायर करे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे इवेंट क्या है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया जो है उसने पिछले 3 साल की सबसे खतरनाक जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन की कैपिटल के ऊपर। तो इसको लेके जो है वो काफी ज्यादा वावेला हो रहा है कि भाई अब ये वॉर जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगी है, और इससे जो थ्रेट है यूरोप के अंदर वो बढ़ने लगा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और ट्रंप ने भी आगे से जो है वो जवाब दिया और कहा कि जो प्यूटन है वो क्रेजी है, ठीक है, वो तो पागल है, ये क्या कर रहा है भाई। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं ये करंट इवेंट्स। सबसे पहले तो ये औरंगजेब साहब है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी औरंगजेब सेज गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक बजट दिस टाइम, कि इस दफा हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सोच समझ के हिकमत अमली के साथ जो है एक बजट पेश करेंगे जो 2025 और 26 का होगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं जी स्ट्रेटेजिक फोकस फॉर द 25-26 के सबसे पहला या प्राइमरी हमारा फोकस क्या होगा कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिकली लेके जाएंगे। और जैसे ट्रेडिशनल रेवेन्यूज होते हैं, जैसे बजट होते हैं, वो कहते हैं जी जैसे ट्रेडिशनल बजट होते हैं उससे हम बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू का मतलब आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर का मतलब आपका खर्चा कितना है। तो इतने हमारे खर्चे हैं, ठीक है, और ये हमारा रेवेन्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये ट्रेडिशनल बजट है। तो वो कह रहे हैं इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, उन कैलकुलेशन से हम बाहर आएंगे, और हम ये जो डीएनए है, डीएनए मतलब एक ही सेम पैटर्न जो चला आ रहा है बजट का 1947 से, उसको हम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको हम क्या करेंगे जी, उसको जरूरत है बोल्ड रिफॉर्म्स की। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो है वो जैसे कहते हैं कमर कस लेना, कि इस बार का भी जो बजट आने लगा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें ये जो बातें हैं इनसे यही समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक बजट होगा। हमेशा जब भी स्ट्रेटेजिक डील्स होती है ना, तो स्ट्रेटेजिक डील्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के गोल्स को सोचा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के गोल्स कभी भी स्ट्रेटेजिक नहीं होते। आपने उसके साथ डील की, दूसरे दूसरे के साथ डील की, 2 मालिक की आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजिकली किसी चीज को देखते हैं तो दूर पा देखते हैं, दूर तक देखते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस बार जब दूर की सोचेंगे तो अल्टीमेटली कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हमारी जो इकोनॉमिक डायरेक्शंस है हमारे जो मुल्क की, ठीक है, जो माशी हालात हैं वो माशी हालात बहुत बुरे हैं, और इसलिए हमें जो है वो अब स्ट्रेटेजिक बजट जो है वो देना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं जी डेट मैनेजमेंट एंड आईएमएफ टॉक्स, कि ये जो बजट होगा इसमें एक तो हमने डेट मैनेजमेंट करनी है, ये जो हमारा कर्जा है, आपको पता है हम ये कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो आमदनी है, वो ज्यादा आमदनी जो है वो किसमें चली जाती है,
कर्जे की वापसी पे चली जाती है। इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं बचते, तो हमें हमारी आमदनी को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम डेट मैनेजमेंट करेंगे कि किस तरह से अपने कर्जों को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये मौजूद है, उनको कैसे मैनेज करें, इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर ना आए। और साथ साथ हम क्योंकि आईएमएफ के अकॉर्डिंगली बजट बनाते हैं, तो आईएमएफ को भी हम मुतमईन करेंगे कि वो जो रिफॉर्म्स चाह रहा है, ठीक है, वो जो रिफॉर्म्स चाह रहा है वो हम सारे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं अभी भी पाकिस्तान ने जो है वो डिक्रीज किया है, कम किया है 1 ट्रिलियन रुपीस का जो हमारा जो लोन था वो कम किया 1 ट्रिलियन का। ठीक है, वो कह रहे हैं अब हम जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे और डेट मैनेजमेंट ऑफिस के थ्रू हम इसको प्रॉपरली आईएमएफ की जैसे आईएमएफ बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, वो कह रहे हैं वो जैसे प्रपोज कर रहे हैं हम वैसे करेंगे। और बजट रिलेटेड जो नेगोशिएशंस चल रही हैं आईएमएफ के साथ, हम उसको इस बात के ऊपर मुतमईन करेंगे कि हाँ भाई हम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही बजट बनाएंगे। और बजट आपको पता है पहले जल्दी पेश करना था, वो कह रहे हैं जी ईद की वजह से डिले हो गया, तो 10 जून को जो है पेश किया जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स की वो दूसरे ममालिक के ऊपर फिलहाल रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि शायद इंपोर्ट्स पे जो है वो मजीद टैक्स लग जाए और उसके बदले में जो है इंपोर्ट्स को कम करने की कोई हिकमत अमली सामने आए। ठीक है, और वो कह रहे हैं हमारे फॉरेन रिजर्वायर्स जो हैं, जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सारा हमारी इंपोर्ट्स पे चला जाता है, तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाएंगे कि हम अपना जो फॉरेन रिजर्व है उसको सेव कर सकें। ठीक है, और आईएमएफ के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम आगे चलें। फिर वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू जनरेशन गोल्स। क्या हमारे गोल्स क्या हैं कि हमने एक तो रिफॉर्म्स लेके आनी है, सबसे पहली चीज ये है। जो आपको पता है ये वो स्लोगन है पाकिस्तान के अंदर कि जो सबसे ज्यादा जो है चलता है कि सबसे ज्यादा यही बात की जाती है कि रिफॉर्म्स लेके आएंगे। देखिए हम जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, जो भी गवर्नमेंट आती है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, आपको हिस्ट्री के अंदर क्या नजर आएगा, हमेशा रिफॉर्म्स की बात की गई। ठीक है, अब रिफॉर्म्स हमेशा से सतही की जाती हैं, यानी बहुत डीप रिफॉर्म्स इनकी एक्चुअली में सोसाइटी को जरूरत होती है वो नहीं होती। जैसे कि जो पॉलिटिक्स है या जो जमहूरी मुल्क है उसमें जमहूरियत सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन हम उस स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करना चाह रहे, हम इकोनॉमी को अलग से डील करना चाहते हैं। तो रेवेन्यू जो है हम पैदा करेंगे, वो कैसे होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को हमेशा से कहता आया या आईएमएफ कहता आया कि भाई आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इदारों के अंदर आपको चेंज की जरूरत है, तब्दीली की जरूरत है, लॉज की चेंजिंग की जरूरत है, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन की चेंजिंग की जरूरत है। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं जी टैक्सेशन जो है उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा और हम कोशिश करेंगे कि टैक्स नेट को बड़ा करें, वाइडर करें, बजाय इसके कि जो दे रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं। इसी तरह से डिजिटलाइजेशन होगी और साथ में फेडरल बोर्ड जो है एफबीआर जो है इसको भी हम एडवांस करेंगे और आगे लेके जाएंगे ताकि टैक्स कलेक्शन को ज्यादा ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाया जा सके, जो आईएमएफ का प्रपोजल है। वो कह रहे हैं ये अप्रोच हम फेज में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है एकदम से सब कर देंगे, आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हम इसे आगे लेके जाएंगे और रिड्यूस करेंगे जो फेडरल जो गवर्नमेंट है उनको भी। इसका मतलब आईएमएफ की आपको पता है वो भी डिमांड है कि गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म किया जाए, तो उसको भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कहा जा रहा है हम कम करेंगे। और लास्ट ईयर का जो बजट था 18.9 ट्रिलियन का, इस बार जाहिर बात है उससे आगे ही बजट जो है वो जाना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आवाम की और आईएमएफ की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली बजट बनाए। तो ये दो चीजें पैरेलल शायद पाकिस्तान में हमने अभी तक नहीं देखी। अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बजट टफ होने जा रहा है हर बार की तरह। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के प्लान का जब सोचा जाएगा तो उससे ज्यादा यानी उसको ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, तो ज्यादा टफ किया जाएगा। और फिर हम ये देख रहे हैं कि बजट जो है वो आईएमएफ के अकॉर्डिंगली होगा, तो जब आईएमएफ के अकॉर्डिंगली होगा तो शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो आवाम को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर सके। तो आवाम के लिए जो है वो बहुत ज्यादा खुशखबरी यहाँ पे नहीं है, तो ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जी, टर्कीज उर्दवान मीट्स पाकिस्तान पीएम इन इस्तांबुल वीक्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। हम ये देख रहे हैं कि भाई पीएम शहबाज साहब जो हैं वो 4 ममालिक के दौरे पे निकले हुए हैं और उन्होंने जो कल पहली मीटिंग थी संडे को, इतवार को उन्होंने वो मीटिंग की है जो उर्दवान साहब से। और जो इसका जो प्राइमरी पर्पस था ये कहा जा रहा है क्योंकि साथ में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। ठीक है, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, फील्ड मार्शल जो है वो मौजूद थे, सैयद आसिम मुनीर साहब भी। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहला जो काम है वो शुक्रिया का किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट ने हमें जो है वो सपोर्ट किया। उसमें कोई शक नहीं कि टर्की जो है या चाइना जो है या अजरबैजान जो है उन्होंने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट किया, तो शुक्रिया तो उनका बनता है। ठीक है, तो टर्किया के दौरे के ऊपर हैं और प्रेसिडेंट रेसिप तैयब उर्दवान साहब से मुलाकात हुई है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत की गई है कि भाई दूर पा हम जो है उसको लेके चलेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, ये कहा गया है। और ये जो 7th हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल जो है जो बनाई गई थी, ठीक है, जो इस्लामाबाद में जिसका समिट हुआ था, उसी को कहा गया कि हम मजीद आगे लेके जाएंगे।
ठीक है, यानी अपने ताल्लुकात को मजीद हाई लेवल के ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेटेजिकली, और हम एक दूसरे को एग्रीमेंट्स के अंदर जो है वो बांधेंगे मजीद। और रीअफर्म की गई अपनी जो कमिटमेंट्स है उनकी, कि हम जो है मजीद अपनी जो ट्रेड है खास करके जो इस टाइम पे $5 बिलियन पे खड़ी है, इसको हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की का जो ताउन है उसको आगे लेके जाएंगे, ये कहा गया। ठीक है, सपोर्ट ऑन द कोर इश्यूज एंड ग्लोबल क्राइसिस। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो कोर इश्यूज हैं, जैसे कि गजा का जो इशू है, ठीक है, इसी तरह से कश्मीर का जो इशू है, तो ये कोर इश्यूज हैं, इनके ऊपर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। समझ गए हैं, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो दोनों लीडर्स जो है उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे जी जो कोर इश्यूज हैं, जिसमें खास करके पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें सपोर्ट किया, और ये जो रिसेंट वॉर हुई है इसमें आपका अगर ताउन ना होता तो हम जीत ना पाते। आपके ड्रोन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको पता है 300 से 400 ड्रोन जो है इंडिया के अंदर टर्की के मारे गए हैं, और उसके बदले में इंडिया ने जो है वो टर्की और अजरबैजान का जो है बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई हम जो है वो सबसे पहले तो ये कहते हैं गजा के अंदर सीज फायर हो, दोनों ने ये कहा। फिर हम कह रहे हैं हमारी जो शेयर कंसर्न्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हो रहे हैं गजा के अंदर, क्या आप वहां इमदाद ही नहीं मिलने दे रहे, वो खत्म किया जाए। ठीक है, और साथ में जो है वो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंडिया का साथ न दे के पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान जो आगे गया। तो इसके अलावा जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, आप ये देख लें जरा, मीटिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इकोनॉमिक वियन और मिलिट्री सॉलिडेरिटी की भी बात की गई, और साथ में फौज की तारीफ भी की गई कि भाई आपने बहुत अच्छा जो है वो इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया। ठीक है, और इकोनॉमिक वियन की बात की गई कि हम अपनी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करेंगे, हम मजीद जो है वो आगे लेके जाएंगे। किन किन सेक्टर्स के अंदर? रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, आईटी के अंदर, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम जो है दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे और लेके जाएंगे। ठीक है, और जॉइंट वेंचर्स के ऊपर बात की गई कि भाई मजीद जो है वो जॉइंट जो है वो मिलके काम करेंगे, कंपनीज बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी प्रोफेशनलिज्म और उसके जो पेट्रोटिज्म है, उसकी जो हुब्बुल वतनी है, उसको भी सराहा कि भाई आपने बहुत अच्छा अपने मुल्क को डिफेंड किया, और मार्का हक में जो है वो आपने एक्चुअली में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो क्या किया जी, सेव किया। ठीक है, इसके अलावा जो डेलीगेशन मीटिंग है जो जिस पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें भी बातचीत की गई है कि मजीद जो है किस तरह से हम कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक रूटीन मीटिंग आप ये कह सकते हैं, जिसमें शुक्रिया जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई शुक्रिया आपका कि आपने हमें सपोर्ट किया अनकंडीशनल। जाहिर बात है शुक्रिया करेंगे तब भी अगली बार वो हमारे साथ खड़े होंगे, और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आप खड़े हैं। जैसे आपने देखा कि भाई इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने तुर्की को बहुत सख्त किस्म के अल्फाज का सामना किया, और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को आप सपोर्ट तो करते हैं जहां पे जो है वो 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन हमारे पास यानी इंडिया में ज्यादा मुसलमान हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें, आप इंडिया को सपोर्ट करें। उनके जो अवैसी साहब हैं, आपको पता है वो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं वहां पे इंडिया में, तो उन्होंने भी खास करके जो है क्रिटिसाइज कर कहा कि आपको अगर मुसलमानों को सपोर्ट करना है तो हमें करें। दूसरी साइड से जो इंडिया है वो अब स्ट्रेटेजिकली सोचना स्टार्ट हो गया कि कैसे हमें जो है वो दूर होना है टर्की से, और इससे बदला कैसे लेना है, और जब भी मौका आएगा वो जरूर बदला लेगा। जाहिर बात है, इतना बाइकआउट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो शुक्रिया तो जो है बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो हमारे पास नेशनल इवेंट से मेजर। उसके बाद बात करते हैं जी, ट्रम्प्स ह्यूज सऊदी आर्म डील मे बी लिमिटेड बाय द यूएस प्लेज टू रिजर्व इजराइल्स मिलिट्री एज। ठीक है जी, अब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो ट्रम्प साहब ने जो डील की है उसके ऊपर जो है वो इसराइल में काफी ज्यादा डिबेट लगी हुई, और ये कहा जा रहा है क्या ये प्रिजर्व करेगी इसराइल के मिलिट्री एज को, या ऐसा ना हो कि इस डील के अंदर ये जो $142 बिलियन की डील है, आपको पता है 1.5 हफ्ता पहले जो है साइन हुई है, जिसमें $142 बिलियन के जो आर्म्स हैं वो दिए जाएंगे सऊदी अरब को, और ये सबसे बड़ी डील है जो कि माना जा रहा है जी कि जो कि इन्होंने अमेरिकन जो है वो की है किसी अरब मुल्क के साथ या किसी दूसरे मुल्क के साथ। सो अब यहाँ पे थ्रेट ये पैदा हो रहा है जिसके ऊपर जो है पूरा बातचीत की जा रही है कि भाई ये जो $142 बिलियन की अमेरिका की डील है, कहीं ये डील, हम ये तो नहीं कह रहे कि अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर यानी अरब रीजन के अंदर जो इस टाइम तक उसका जो इंटरेस्ट था वो ये था कि इजराइल जो है वो सबसे टॉप पे रहे, और उसने ये कहा हुआ था इजराइल को कि भाई मैं किसी भी अरब मुल्क को आपसे ऊपर डील नहीं करूंगा या आपसे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, आप सबसे प्राइमरी हो, उसके बाद जो है बाकी सारे ममालिक हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अगर डील होगी तो क्या हमें नुकसान तो नहीं है, इस बात का इसके ऊपर जो है बातचीत की जा रही है। वो कह रहे हैं भाई ये जो रीशेप करेगी पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को, क्योंकि जाहिर बात है मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर है ही नहीं जितनी जो है वो इस टाइम पे इजराइल के पास है। अब अगर इतनी बड़ी डील होगी तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, किसी मुस्लिम कंट्री के पास जो बहुत एडवांस जो है सिस्टम आ जाएगा यानी सऊदी अरब के पास, तो उसका असर हो सकता है इजराइल के ऊपर, या इजराइल जो है इस टाइम पे जिस तरह से उसके हालात बने हुए और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या इजराइल की पावर कम होगी। ठीक है, इसको बातचीत की जा रही है। वो कहते हैं यूएस की जो डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो बेसिकली वो ये कह रही है कि हमने
इजराइल जो है उसकी रीजनल डिफेंस सुपरियोरिटी को बरकरार रखना है। ठीक है, तो ये जो डील है शायद कि ये भी जो है डील बहुत बड़ी है, लेकिन ये फिर भी इजराइल को थ्रेट नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी बातचीत की गई कि भाई F-35 इस टाइम तक जो है वो सिर्फ इजराइल के पास है, इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर जो इंतहाई एडवांस जेट्स हैं, ठीक है, या 6th जनरेशन के जो जेट्स इन्हें कहा जाता है, फाइटर जेट्स हैं, जो कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो कोशिश कर रहा है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में ले, वो भी पाकिस्तान के पास तो नहीं है लेकिन वो मुकाबले के लिए लेना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई F-35 अगर उसने सऊदी अरब को दे दिए, इसका मतलब ये होगा कि फिर हमें जो क्वालिटेटिव एज था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, ये भी साथ वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करेगा, ये हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं इजराइल जो है उसका जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज का मतलब यह है कि उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है ना, कि वो बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, आपको पता है, ठीक है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी उसके पास जितना एडवांस सिस्टम मौजूद है, जितना अमेरिका की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम इजराइल के पास मौजूद है। ठीक है, तो वो जो क्वालिटेटिव एज है वो उसका मौजूद है, इसलिए बाकी सब ममालिक को, चाहे वो कतर हो, यूएई हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, जो इजराइल का दुश्मन है उसको कभी भी वो चीज नहीं दी जाएगी। सो हम ये होप कर सकते हैं कि शायद इंडिया को जो है वो F-35 मिल जाए, क्योंकि इंडिया और इजराइल एक ही ब्लॉक में है। तो इंडिया, इजराइल चाहेगा तो इंडिया को मिल जाएगा, इजराइल नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। तो इजराइल चाहेगा कि इंडिया को मिले, और उसे पता है वो इजराइल के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोहम्मद सलमान साहब के साथ डील की गई, कहा जा रहा है जी मोहम्मद सलमान ने कोशिश की है कि F-35 किसी तरह दिए जाएं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी और ना ही वो देगा। और इनकी जो कोशिश है वो क्या है जी, 5 एरियाज के अंदर जो है इन्होंने काम करना है। एक, एडवांसमेंट करनी है एयरफोर्स की, लेकिन इतनी नहीं जितनी के ये इजराइल को पहुंच जाए। दूसरा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो देना है इन्हें, ताकि इंटरसेप्ट कर सके और खुद से लॉन्च करना चाहे कर सके। तीसरा, मेरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाना है, अपनी समंदर की सिक्योरिटी को। चौथा क्या करना है जी, बॉर्डर प्रोटेक्शन करनी है, अपनी जो यमन के साथ बॉर्डर है उनके टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट है हूथियों की वजह से। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। तो ये वो 5 जो है वो डोमेन्स हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट करेगा सऊदी अरब को, इससे हमें थ्रेट नहीं होगा और हम ना ही थ्रेट की तरफ जाने देंगे। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि F-35 जो है वो इजराइल जो है वो सिर्फ उसी के पास रहेंगे और सऊदी अरब को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी जो है खराब हो जाएगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक साइड पे इजराइल की इतनी पावर हो और दूसरी साइड पे सऊदी अरब किसी मुस्लिम कंट्री की इतनी पावर हो जाए कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके, इसलिए हम ऐसा नहीं करने देंगे। वो फिर एग्जाम्पल दी जा रही है जी कि भाई 2017 के अंदर जो है F-35 की डील जो है 110 बिलियन की गई, जिसके अंदर यानी ये कहा गया कि ये भी शामिल होगा F-35 भी, लेकिन बाद में फिर उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इजराइल ने प्रेशराइज किया और वो डील नहीं होने दी। ठीक है, कि 35 जो है फाइटर जेट्स मांगे गए थे, लेकिन फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इजराइल ने नहीं माना। तो ये F-35 है, जो इजरायली जो लोग हैं आप देख लें कि इजरायली एयरफोर्स जो खड़ी है F-35 के पीछे, आगे सॉरी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि भाई जो इजराइल है वो मेंटेन रखेगा अपना क्वालिटेटिव एज और अमेरिका को फोर्स करेगा इस बात के ऊपर कि वो हमारा क्वालिटेटिव एज जो है वो खत्म ना करे, वरना मिडिल ईस्ट के अंदर जो है हमारी बढ़तरी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं 2008 के अंदर जो है क्या हुआ कि 2008 के अंदर ये तय हो चुका था एक लॉ के तहत, ठीक है, कि लॉ के तहत ये तय हुआ था कि भाई हमारी जो सुपरियोरिटी है इस पूरे रीजन के अंदर वो बरकरार रखेगा अमेरिका, अमेरिका के अंदर, यानी ये तय हुआ था, ठीक है, कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इजराइल की बढ़तरी कम हो सके। समझ रहे हैं आप कि यानी किस तरह से इजराइल जो है और अमेरिका जो है ये एक ही, हम जैसे कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो रुख, तो हकीकत यही है कि एक साइड पे हम देखेंगे इजराइल है, दूसरी साइड पे देखेंगे ट्रंप साहब और एक साइड पे नेतन्याहू खड़ा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ना ये ज़ायनिस्ट हैं वही चला रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं ये जो डॉक्ट्राइन है ये बहुत सोच समझ के रखी गई है कि किसी भी रीजन को आप जितना मर्जी असला सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि भाई वो इजराइल से ऊपर हो जाए। और एक कॉमन सेंस की बात भी ये है। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि सऊदी अरब को इतनी ज्यादा वेपन्स की क्या जरूरत पड़ गई अगर उसने इजराइल के खिलाफ यूज नहीं करने, क्या किसी मुस्लिम कंट्री को मारेगा? बाकी तो सारे मुसलमान मुल्क हैं और कोई दुश्मन भी उसका नहीं है, ठीक है। और फिर जो है अगर वो इजराइल को ही कुछ नहीं कह सकता तो इतनी बड़ी डील जाहिर बात है फिर इसीलिए उन्होंने डील की भी है, अदरवाइज अमेरिका पागल हरगिज नहीं है। कहा जा रहा है जी 1981 के अंदर जो है जेरूशलम के अंदर स्ट्रांगली इस बात को जो है बताया गया था अमेरिका को कि भाई आपने, जैसे जब उस टाइम पे 1981 में डील की गई थी सऊदी अरब की तरफ से कि भाई F-35 जो है उसको दिया जाए सऊदी अरब को, तो हमने इस बात के ऊपर, यानी इजराइल जो है इस बात के ऊपर उसने प्रोटेस्ट किया था कि आप नहीं करेंगे, और फिर जो है उसके बाद क्या हुआ कि कैंसिल हो गया, ठीक है। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है फिर कांग्रेस के अंदर वो पास हो गया था कि भाई आप
सऊदी अरब को ये दे दें, लेकिन फिर इसराइल ने जो है उसको फेल करवाया और ऐसे हालात पैदा कर दी को नहीं हो सका। तो 600 मिलियन मिलिट्री एड जो है वो उस टाइम पे दी गई थी, लेकिन उसमें फिर भी शामिल था, लेकिन उसे कैंसिल करवा दिया गया था। यानी इतनी पावर उनकी है, वो ये बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि भाई इसके अलावा भी 2020 के अंदर यूएई जो है उसने भी मांगे थे 50 F-35। यूएई ने भी कहा था कि 50 F-35 आपने देने हैं, अगर, और इस किस बदले में मांगे थे कि अगर हम अब्राहम अकॉर्ड को मान लेते हैं, हम इजराइल को मान लेंगे, फिर तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो हमें अमेरिका हमें दे दे। लेकिन इजराइल कभी भी मुसलमान पे भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही कमजोर ईमान का क्यों ना हो, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ऐसा ही है। तो इसलिए जो है फिर उन्होंने अमेरिका को नहीं देने दी और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इवन दुबई के अंदर से ही जो है, यानी यूएई के अंदर से ही जो है वो उसको उन्होंने एजेंसी को यूज करके इस तरह से हालात पैदा किए कि उसको कैंसिल करवा दिया और इस तरह से वो सेल जो है फेल हो गई। तो इसका मतलब यही है कि जो भी डील हो उस डील में डॉक्ट्राइन यही है या ये तय हुआ है बिहाइंड द सीन, ट्रम्प को पता हो या ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन ये तय हुआ है पावरफुल लोगों के बीच में कि भाई आपने इजराइल के साथ किसी को भी यहाँ पे बराबरी नहीं देनी, सब उससे छोटे ही होंगे, आपस में उन्हें आप हथियार जरूर दें, क्योंकि हथियार नहीं देंगे तो मरेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसे, डिवाइड कैसे होंगे, क्योंकि ये जो हथियार आएंगे 142 बिलियन डॉलर्स के अल्टीमेटली किस पे इस्तेमाल होंगे, जब इजराइल पे नहीं होंगे तो ये यमन पे हो सकते हैं, और उससे बढ़ के शायद ये ईरान पे हो सकते हैं कि इन फ्यूचर ये कोई ऐसा करवा दें जिसके अंजे के तौर पे हम ये देखें कि भाई ईरान और सऊदीया जो है वो खड़े हो गए हैं और मुसलमानों को तकसीम किया जा रहा है, यही हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, तो ये डील है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली भी इस बात को बताया जा रहा है कि भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो इसराइल को जो है वो थ्रेट हो जिससे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ईरान के हवाले से। ईरान रिजेक्ट्स टेम्परेरी फ्रीज ऑन एनरिचमेंट, सेज इट्स नॉट वरीड अबाउट सैंक्शंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ दो चीजें यहां से पता चल रही हैं। पहली बात ये कि ईरान को ये कहा गया कि आप टेम्परेरी फ्रीज कर दें यूरेनियम की एनरिचमेंट, जिसके ऊपर ईरान आगे से ये कह रहा है कि हम नहीं करेंगे टेम्परेरी फ्रीज, हम ऐसी किसी कंडीशन को नहीं मानेंगे जिसमें जीरो जो है वो यूरेनियम हो। ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। अगर हम पे पाबंदियां लगती हैं तो बेशक लग जाएं, इससे हमें ये समझ आ रही है। ईरान रिजेक्ट्स इंटरम न्यूक्लियर डील एंड एनरिचमेंट फ्रीज। अभी तक फिलहाल देखिए ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट यहां से नहीं आई। ऑफिशियली का मतलब ये है कि ना ही ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली बात कही गई है और ना ही जो है वो अमेरिका की तरफ से कि डील अभी डन हो गई, नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है लास्ट में जो 5th राउंड हुआ था रोम के अंदर फ्राइडे को, तो उसमें ये कहा गया कि डील कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हमने ये देखा कि मुसाद जो है उसके चीफ ने भी मुलाकात की थी विटकॉफ से। हालांकि मुसाद जो इजराइल की एजेंसी उसका तो कोई काम बनता ही नहीं है, वहां पे डील तो अमेरिका के बीच में हो रही थी। और इसी साथ साथ जो है हम देख रहे हैं इजराइल थ्रेट दे रहा है बार बार कि मैं अटैक करूंगा, मैं मार दूंगा अगर आपकी डील फेल हो गई। ट्रंप साहब वहां से थ्रेट दे रहे हैं हम हमला कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है, ये नहीं कह रहे पाबंदियां लगा देंगे, ये कह रहे हमला कर देंगे। उन्हें पता है ईरान पाबंदियों से सर्वाइव कर जाएगा, हमले से शायद डर जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भाई ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इसका मतलब उसको एक प्रपोजल दिया गया होगा कि आप टेम्परेरी जो है वो फ्रीज कर दें, आर्जी तौर पे आप फ्रीज कर दें ये जो आपके एनरिचमेंट है, उसके बाद आप बेशक कर लेना। तो ईरान जो है वो कह रहा है भाई ईरान वुड नॉट एक्सेप्ट 3 years सस्पेंशन और एनी फॉर्म ऑफ द इंटरम एग्रीमेंट। इसका मतलब उसे ये कहा गया होगा कि 3 साल के लिए जो है वो आप क्या करो, अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट को छोड़ दो 3 साल के लिए। इसका मतलब 3 साल के बाद वो अलाउ कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, उन पर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ईरान कह रहा है कि ना हम 3 साल के लिए मानेंगे, ना हम किसी और कंडीशन में मानेंगे कि आप हमारी एनरिचमेंट को जीरो कर दें। ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। जाहिर बात है वहां पे पब्लिक प्रेशर है कि एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसी डील जो कि अमेरिका को सपोर्ट करे और ईरान को ना करे, तो ये तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हम अंडरमाइन जो आप अगर करेंगे हमारे जो राइट्स हैं तो उनको फिर हम, ये हमारे लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हम उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। तो इसका मतलब अमेरिका और ईरान अभी भी डील में आमने सामने ही है, कोई डील यहाँ बनती दिखाई नहीं दे रही फिलहाल, क्योंकि इसराइल जब तक जीरो एनरिचमेंट नहीं होगी वो कभी भी नहीं मानेगा इस बात के ऊपर, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको थ्रेट है ही है। ईरान डिसमिसेस सैंक्शंस थ्रेट, ठीक है, सिग्नल्स सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब ये है कि ईरान अब क्या कह रहा है, उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं मसूद पेशेज़ई साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि पाबंदियों से हम कोलैप्स करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर में नहीं आएंगे, ठीक है, और हम सरवाइव करेंगे। हमने पहले भी जो है वो सरवाइव किया था, अब भी हम जो है इन पाबंदियों की बदौलत सरवाइव कर जाएंगे। अगर आपने लगानी है तो लगा लें, हमें कोई इशू नहीं, हम अगेन सरवाइव करेंगे। फाइंड वेज टू सरवाइव अगेन, हम रास्ते निकाल लेंगे दोबारा से सरवाइव करने के, लेकिन हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है, ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है कि वो अब तहम्मुल का मुजाहिरा करेगा और दूसरा सेल्फ सफिशिएंट बनेगा।
अपने ऊपर ही उसका निसार होगा, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क को देखेगा ही नहीं। इसलिए अगर आपने पाबंदियां लगानी है तो लगा दें, लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हमने कहा हम थोड़ी बहुत जो है सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, तो वो करते रहेंगे, ठीक है। जबकि दूसरे साइड से हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब अभी तक पुरुमीद हैं कि भाई शायद ये डील हो जाए, और कभी एक मुल्क को ला रहे हैं बीच में, कभी दूसरे। तो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें क्या लग रहा है, देखिए अब इसका मतलब ये है कि मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है दोनों मालिक के बीच में, ठीक है। मिसट्रस्ट का मतलब यही है कि भाई अब फ्यूचर में जो है शायद इन दोनों की आपस में बातचीत ना बन सके, मिसट्रस्ट की वजह से कभी एक बयान दे रहा है, कभी दूसरा दे रहा है। तो फिर अब ईरान जो है वो किस तरह से जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, जाहिर बात है उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल ये लग नहीं रहा कि इन दोनों के मामला जो है बैठ जाएंगे या शायद मिडिल ईस्ट एक और वॉर की तरफ चला जाए। तो ये ईरान के ऊपर अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास इजराइल रिजेक्ट्स लेटेस्ट प्रोपोजल होस्टेज सीज फायर डील, सीनियर ऑफिशियल सेज। ठीक है जी, सीनियर ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि इजराइल जो है उसने रिजेक्ट कर दी है जो उसको डील दी गई थी कि भाई आप जो है मान लो आर्जी तौर पे होस्टेजेस को रिलीज करने के लिए आप सीज फायर कर दो, ठीक है। जो हमास के पास कैदी हैं उसे छुड़वाना है तो तब भी वो छोड़ेंगे जब आप सीज फायर करोगे। तो इजराइल जो है वो इस बात पे तैयार नहीं है, क्योंकि वो तय कर चुका है कि उसने क्या करना है जी, उसने गजा पे कब्जा करना। और आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर जो है उसने 48 अटैक सबसे ज्यादा किए, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया उसने अपने काम को। इजराइल फॉर्मली रिजेक्ट्स लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल के, उसने क्या किया जी, उसने रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं हम ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिसमें जो है वो हमास को फायदा हो, क्योंकि हमास हमारी डिमांड्स को नहीं मानेगा। या हमास की जो डिमांड्स है वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, वो जो मांग रहे हैं हम वो नहीं देंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे 10 जो है वो इजरायली उनके पास होस्टेज मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि 2 फेज के अंदर इनको छुड़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इजराइल जो है उस हक में नहीं है, और उन्होंने जो नया चीफ पे अपॉइंट किया अपनी एक एजेंसी का, वो भी सीज फायर के हक में नहीं है। इसलिए वहां पे उसके ऊपर भी काफी इजराइल के अंदर गर्मा गर्मी बनी हुई है। इजराइल ये कह रहा है कि हमारे जो वॉर गोल्स हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे हम सीज फायर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सीज फायर कर लेंगे तो हमारे वॉर गोल्स पूरे नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने सारा पैसा जाया कर दिया, सारे इंसानों को मारना हमने जाया कर दिया, अपने फौजियों की को मारना जाया कर दिया। तो हम इनका मारना जो है वो जाया नहीं होने देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको आगे इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। जो हमारा टारगेट है वो कह रहे हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। डिस्प्यूट्स डिटेल्स, अगर होस्टेजेस की हम बात करते हैं, देखिए इस टाइम पे हालात जो है ना, अरब मीडिया ये बात बता रहा है कि भाई ट्रंप जो है, अब देखिए इजराइल खुद ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इस टाइम पे कोई डील अनाउंस करने जा रहे हैं अपनी तरफ से ही जाहिर बात है, फिर वो प्रेशराइज करेंगे इसराइल को। लेकिन ये पहले से ही कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि 70 डेज की ये डील चाह रहे हैं सीज फायर की, कि वो हो जाए और होस्टेजेस वगैरह एक्सचेंज हो, और उस दौरान जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, और बहुत ज्यादा प्रेशर है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल इसराइल ये कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, और हम जो है वो इसकी इजाजत नहीं देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि भाई हम ट्रक्स को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 100 के करीब जो है डेली ट्रक्स जा रहे हैं, जबकि जो जरूरत है वो 300 से 400 ट्रक्स की है, कि वहां पे इमदादी सामान की कमी है वहां पे। तो कह रहे हैं कि भाई जब तक जो है वो हमास हमारी बातें नहीं मानता, कि भाई वो वेपन प्रोडक्शन नहीं छोड़ता, वो अपने ये अमल नहीं छोड़ता, स्मगलिंग नहीं छोड़ता, इस सीज फायर के दौरान हम तब तक इस बात को नहीं मानेंगे, और ह्यूमैनिटेरियन एड को हम कोशिश करेंगे कि जारी रखें। लेकिन जाहिर बात है नीड ज्यादा है और बहुत कम है। जबकि इजराइल ये कह रहा है 1000 ट्रक गुजर रहे हैं, जिसको इनकार किया जा रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है, 1000 ट्रक नहीं गुजर रहे। इसका मतलब उसका एक ही इरादा है कि भाई उसने जल्दी से जल्दी जो है वो गजा के ऊपर कब्जा करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेन की मीटिंग जो हुई है, और ये स्पेन की जो मीटिंग हुई है इसके अंदर यूरोपियंस और अरब नेशंस जो है शामिल थी, जिसमें जो है वो गजा के हाल से बातचीत की गई, और ये कहा गया कि इसराइल को जो है वो हम टारगेट करेंगे। अब देखिए इस पिक्चर को आप जरा देखिए, हैरत की बात यह है कि किस तरह से ये अरब कंट्रीज जो है वो आगे आगे खड़े होते हैं हर चीज के अंदर, सिर्फ फोटो सेशन के लिए आज दुनिया के अंदर। लेकिन इंसानों के क्राइसिस किस तेजी से हो रहे हैं और क्या हो रहा है सब कुछ आप देखें। तो स्पेन जो है वो लीड कर रहा है बेसिकली, क्योंकि ये जो राउंड है ये 5th ऑफिशियल मीटिंग है बेसिकली, ठीक है। किसकी मीटिंग है जी, द मैड्रिड ग्रुप की, ठीक है। ये मैड्रिड ग्रुप की 5th ऑफिशियल मीटिंग यहाँ पे हुई है, और ये एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी मैड्रिड के अंदर स्पेन के अंदर, जिसमें 20 ममालिक ने जो है वो 20 यूरोपियन और अरब ममालिक को मिला के 20 ममालिक ने शिरकत की। साथ में इसके अंदर जो है वो यूरोपीय यूनियन और बाकी तंजीमों ने जो है वो शिरकत की है, ताकि किसी तरह से इसराइल को प्रेशराइज किया जा सके कि भाई वो ये रोक दे, सीज फायर कर दे, रोक दे। और ये कहा गया कि भाई इमीडिएट एंड किया जाए ये जो उसने ब्लॉकिंग की हुई है, क्योंकि वो ट्रक्स को गुजरने नहीं दे रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं गुजरने दे रहा, तो इसको जो है प्रेशराइज किया जाए कि किसी तरह से वहां के सिविलियंस लाइफ को जो थ्रेट है वो खत्म किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंटेंसिफाइज मिड एड ब्लॉकेज है इस टाइम पे, और इस टाइम पे रोज के 100 ट्रक गुजर रहे हैं, जबकि 500 से 600 ट्रक्स की जरूरत है,
ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पे पानी की, फ्यूल की, मेडिसिन की, हर चीज की कमी है और वहां पे जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खतरनाक हालात बने हुए और नुकसान हो रहा है। तो ये बातें वहां पे जो है वो हाईलाइट की गई है इसके अंदर। और आखिर में कहा गया जी कॉल फॉर सैंक्शंस एंड स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट इजराइल, कि दो बातें डिमांड की गई हैं कि भाई एक तो ये कि आप पाबंदियां लगाएं इसराइल के ऊपर अगर इसराइल नहीं मानता, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई एक फोर्सफुल इंटरनेशनल एक्शन लिया जाए, एक ताकतवर जो है वो आलमी एक्शन लिया जाए जिसके थ्रू जो है वो इसराइल को पाबंद किया जाए और उसके जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन या बाकी जो उसके जो वसाइल हैं उसको काटा जा सके, ठीक है। सैंक्शंस लगाए जाए उसके ऊपर। और दूसरा क्या है जी, कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि जिसके थ्रू अकाउंटेबल हो जो लोग ये सारे इन्वॉल्व हैं इस चीज के अंदर, और जो ये जेनोसाइड जो है कमिट कर रहे हैं, नस्लकशी वहां पे की जा रही है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा गया, खुद भी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है बेसिकली, तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहा गया कि भाई वायलेंस को स्टॉप किया जाए और इंश्योर किया जाए कि किसी तरह से ये जो वॉर है खत्म हो सके और सीज फायर हो सके। लेकिन जाहिर बात है मीटिंग्स तो अब 2 साल से हो रही है, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ना, अब भी इससे भी नहीं पड़ना। तो गो के इन्होंने अपनी तरफ से जो है फोटो सेशन करवा के कह दिया कि हमारे अंदर इंसानियत मौजूद है, हम यही कर सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिकली बैठ के उसको सोल्यूशन करें। लेकिन पाबंदियों की जब इन्हीं वाले की बात आएगी कि आप पाबंदियां लगाएं, तो इनमें से कोई नहीं लगाने लगा, ना कोई अरब मुल्क लगाने लगा। अगर लगाते तो $10 ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो ट्रंप को कभी ना देते, ठीक है। और ना ही जो है वो यूरोपियंस लगाने लगे हैं इसके ऊपर। लेकिन चलें, आवाजें कहीं ना कहीं से उठ रही हैं। और लास्ट में हमारे पास है जी ट्रंप लैशेस आउट एट क्रेजी प्यूटन आफ्टर डेडली रशियन एयर रेड्स ऑन यूक्रेन। 3 साल वॉर हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को, और ये कहा जा रहा है कि 3 साल की वॉर में पहली बार जो है यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर इतना शदीद जो है वो इस्तेमाल किया गया गोला बारूद या मिसाइल वगैरह जो दागे गए हैं। तो इसके नतीजे के तौर पे वहां पे काफी ज्यादा खौफ है और बहुत ज्यादा ही कहा जा रहा है कि शायद इस वॉर को प्यूटन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है। तो इसके नतीजे के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि भाई चांसेस बढ़ रहे हैं कि WW3 जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो अल्टीमेटली फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं कि वो रेजिस्ट ना करें, फिर वो मजीद ओपनली रेजिस्ट करेंगे और ये एक बड़ी वॉर के अंदर और खतरनाक वॉर के अंदर जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्रंप साहब जो है उन्होंने इसको कंडेम किया कि भाई ये जो आपने इतना बड़ा जो है वो अटैक स्टार्ट कर दिए हैं, कि प्यूटन साहब ने क्या किया जी, रशिया ने डेडलीस्ट एरियल असर्ट्स किए हैं यूक्रेन के ऊपर और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स जो हैं और मिसाइल्स जो हैं वो मारे हैं उनके कैपिटल कीव के ऊपर, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन और मिसाइल्स मारे गए हैं जिसमें 13 लोग जो कहा जा रहा है अभी तक जो है वो मर चुके हैं और 60 लोग जो है वो जख्मी है इसके अंदर। तो ट्रंप साहब ने अपना जो सोशल मीडिया है उनका उसके ऊपर, ट्रुथ सोशल मीडिया, उसके ऊपर कहा कि प्यूटन जो है वो एब्सोल्युटली क्रेजी हो चुका है, वो पागल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पहली बार ट्रंप साहब जो हैं वो इंतहाई खुल के बोले हैं प्यूटन के खिलाफ। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि उनकी कोशिश थी कि भाई रिजॉल्व किया जाए किसी तरह से मामला को, लेकिन जब देख रहे हैं कि भाई रिजॉल्व तो नहीं हो रहे, तो जाहिर बात आप एक हार्श लैंग्वेज ही यूज करनी है। तो उन्हें कंसर्न पैदा हो रहा है कि भाई, यानी ट्रंप को ये कंसर्न पैदा हो रहा है कि कहीं प्यूटन का ये इरादा तो नहीं है कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ यूक्रेन, कि कहीं वो पूरे के पूरे यूक्रेन को कब्जा करने के चक्कर में तो नहीं है कि यहाँ से लोगों को भगाया जाए। और वो कह रहे हैं ये चीज जो हो रही है ये रशिया के डाउनफॉल की वजह बनेगी, क्या इसका मतलब हम आगे से मिलके जवाब देंगे। तो यूक्रेन के ऊपर हम क्या देख रहे हैं जी, रिकॉर्ड अटैक किया गया रशिया की तरफ से, उनकी हवा यानी एयरफोर्स ने जो है शदीद किस्म का किया और बहुत ज्यादा जो गोला बारूद जो है वो वहां पे मारा है। और ये कहा जा रहा है 298 के करीब ड्रोन्स और 69 मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। 298 ड्रोन्स और 69 मिसाइल, तो उसका मतलब इससे भी बहुत ज्यादा उनकी तादाद थी और इससे जो है वो मजीद जो है वो कोशिश की जा रही है किसी तरह से प्रेशराइज किया जाए डील के लिए इनको, ठीक है, या फिर हालात मजीद जो है खराब किए जाएं। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई वो पाबंदियां लगाए, मजीद पाबंदियां, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपने रोकना है ट्रंप साहब को, कि आप अगर प्यूटन को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप एक डिसिसिव इंटरनेशनल एक्शन लें रशिया के खिलाफ, यानी एक फैसला कुन जो है वो आप लें। तो फैसला कुन क्या हो सकता है कि हम सब लड़ते हैं प्यूटन के खिलाफ जी, वो कि वो इतनी जल्दी ऐसा करने नहीं लगे, लेकिन अगर हालात आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली पूरी नेटो ही वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी तो सिर्फ इमदाद की जा रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई एक और वॉर जो है दुनिया के अंदर लगी हुई तो है, लेकिन एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो मजीद स्टार्ट हो जाएगी शिद्दत के साथ, अगर जो है प्यूटन नहीं रुकता, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है पाबंदियां लगाएं आप शदीद किस्म की, यूएस को कहा जा रहा है मजीद बिल्कुल उसको टाइट करें और कोशिश करें कि किसी तरह रुक जाए, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, वॉर जो है रुकने वाली नहीं है। और इस तरह के मैयर्स आप लें कि इसको रोका जा सके, क्योंकि हर अगले स्टेप के साथ अगर हम नहीं उठा रहे ये कदम, तो नतीजे के तौर पर रशिया का जो एग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी रशिया मजीद पावरफुल होकर अटैक करता जा रहा है, जबकि हम जो है वो वैसे बैठे हुए, ये कहा जा रहा है, ठीक है, ट्रंप को या नेटो को जो है वो कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या जो है मजीद आगे बढ़ती है। तो ये आज के हमारे पास जो है करंट अफेयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस किए गए।